नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर को, जो अभी तक के आपके जो है करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यहाँ पे हम डिफेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको हम दो पार्ट में करके देखेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, अगली क्लास में जो हम डिफेंस में जो आपके एक्सरसाइजेज है जो भारत के अन्य देशों के साथ है उन्हें हम अपने अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले ये कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास और सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईएनएस कृपाण। दोस्तों, आईएनएस कृपाण हाल फिलहाल में चर्चा में थी, जो कि भारत में ठीक है अपनी सेवा दे रही थी। और भारत सरकार ने हाल ही में वियतनाम को, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का देश है, उसको उपहार स्वरूप आईएनएस कृपाण को सौंपा है। तो ये एक मिसाइल कार्वेट है जिसको भारत ने जो है वियतनाम को उपहार स्वरूप सौंपा है, जिसकी वजह से आईएनएस कृपाण चर्चा में आ जाती है। तो भारत ने दोस्तों वियतनाम के साथ जो रक्षा संबंध है, जो कि डिफेंस एग्रीमेंट है, उसको मजबूत करने के उद्देश्य से इसी साल जो है मिसाइल से लेस जो युद्धपोत है दोस्तों, जिसका नाम है आईएनएस कृपाण, उसको वियतनाम को उपहार स्वरूप जो है सौंपा है। यह कार्य जुलाई 2023 में किया गया था। और इस दौरान जब ये कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान जो नौसेना प्रमुख है दोस्तों, जिनका नाम है आर हरि सिंह, वो युद्धपोत सौंपने के दौरान जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था वहां पे वो मौजूद थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सबसे पहली बात हमने बात किया वियतनाम की। वियतनाम को जो है आईएनएस कृपाण सौंपा गया है। तो आईएनएस कृपाण की विशेषताएं हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। जो कि हमने बताया कि बहुत लंबे समय तक आईएनएस कृपाण जो है भारतीय नौसेना को अपनी सेवा दे रही थी। तो ये कब शामिल किया गया था दोस्तों भारतीय नौसेना को? तो ध्यान रखिएगा, ये 1991 में जो है इसे सेवा में शामिल किया गया था। और ये भारतीय नौसेना का जो पूर्वी बेड़ा है उसमें ये भाग रहा है और ये 32 वर्षों तक यानी कि 2023 तक इसने अपनी सेवा दी है। इसमें देखा जाए लगभग 12 अधिकारियों और जो है 100 नाविकों द्वारा ये संचालित है। और ये जहाज जो है ये 90 मीटर लंबी है और 10.45 मीटर ये चौड़ी है। आईएनएस कृपाण दोस्तों एक स्वदेश निर्मित श्रेणी है जिसका नाम है कुकरी, ठीक है। उससे जो है उस कुकरी मिसाइल से जो है से ये लैस पोत है, ये ध्यान रखिएगा। तो आईएनएस कृपाण से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आईएनएस कृपाण को जो कि लंबे समय तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवा दे रही थी, वो हाल फिलहाल में भारत सरकार ने वियतनाम को सौंपा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ वियतनाम की लोकेशन देखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सम्मेलन है 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन। दोस्तों ये 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, खजुराहो में इसका आयोजन किया गया था 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन का। और ये मध्य प्रदेश का जो खजुराहो जिला है वहां पे किया गया था। किसके द्वारा? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और ध्यान रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। इस सम्मेलन का अगर विषय आपसे पूछ देता है एग्जाम में तो वो क्या है? अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, हर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ठीक है, यातायात को जो है सुचारू करने के उद्देश्य से इस 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या? जैसे कि हमने बात किया, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने कि जो सुदूर और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे उड़ान के विस्तार को बढ़ावा देना। साथ ही साथ देखा जाए वर्तमान और साथ ही साथ भावी भविष्य में जो पर्यटन हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं, जो स्थल है, उन पर जो है हेलीकॉप्टर और लघु विमान की जो कनेक्टिविटी है वहां पर निर्बाध यानी कि किसी भी तरह की बिना किसी बाधा के, ठीक है, सेवा प्रदान
प्रदान करना इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा कि 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, खजुराहो और भी किन्हीं कारणों से चर्चा में था, हमने कुछ पिछली क्लासेस में बात भी किया था। तो जो बच्चे नए आज क्लास से जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहूंगी कि कुछ और भी क्लासेस करंट अफेयर की रिवीजन सेशन की चली है, वो जो है उनकी प्लेलिस्ट में वो क्लासेस हैं, आप जा करके वहां पे पिछली क्लासेस को देख लीजिए। इससे आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ हम अपने अगले पॉइंट की। दोस्तों यहाँ पे एक अंडर वाटर जो है सेवा शुरू की गई है, निराक्षी, जो कि समुद्र में जो खदान है उनका पता लगाने के लिए एक अंडर वाटर वाहन है, निराक्षी सेवा का प्रारंभ किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे समुद्र में जो रिसोर्सेज है, जो खदान है, जो संसाधन है, उनका पता लगाने के लिए अंडर वाटर, ठीक है, वाहन का शुरुआत किया गया निराक्षी। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, निराक्षी। तो यहाँ पे दोस्तों भारत ने बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए, ठीक है, एक निराक्षी स्वायत्त अंडर वाटर वाहन लॉन्च किया है। अगर हम निराक्षी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक स्वायत्त पानी के नीचे, ठीक है, चलने वाली, ठीक है, एक वाहन है, यूवी है ये। और ये जो है खदानों का पता लगाने के लिए इसको क्या किया गया है दोस्तों, लॉन्च किया गया है, इसे चालू किया गया, इसे डिजाइन किया गया, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है हमारे ओशन बॉडीज में उनका पता लगाने के लिए निराक्षी को जो है लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो समुद्र के नीचे खादान है उनका पता लगाने से लेकर के खादान निपटान से लेकर के पानी के भीतर सर्वेक्षण, ठीक है, एक तरीके से सर्वेलेंस करने के लिए भी बहुत सारे कार्यों के एक तरीके से ये बहुउद्देशीय है, ठीक है, निराक्षी, जिसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ पे निराक्षी यानी कि समुद्र की आंख, निराक्षी का मतलब क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से आपको हिंदी भी पता चल जाएगा कि भाई निराक्षी का मतलब क्या हुआ, मतलब पानी में आंख, ठीक है, यानी कि पानी के अंदर हम आंखें, पानी के अंदर जो सारी चीजें उनके पे नजर रखना। और ये अपनी तरह का पहला है इस तरह का, ठीक है, कोई वाहन है जिसको लॉन्च किया गया, ये अपनी तरह का भारत में पहला है। और एक तरीके से इसको कॉमर्शियल लॉन्च किया गया, ठीक है, वाणिज्यिक उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। लॉन्च से पहले, ठीक है, ये भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और साथ ही साथ जो सेना है उनके उपयोगकर्ताओं के जो परीक्षण है उनसे गुजरने की इसके उम्मीद है। इसको किसके द्वारा दोस्तों डिजाइन किया गया है, तो जानते हैं आप, जैसा कि आपको पता है, गार्डन रिच जो शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है जो कि कोलकाता में स्थित है, उसके द्वारा साथ ही साथ एमएसएमई इकाई एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से जो है इसे डिजाइन किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों किसके बारे में बात किया, निराक्षी, जो कि क्या है, पानी में आंख, यानी कि समुद्र के अंदर जो रिसोर्सेज है उनका पता लगाने के लिए ये एक अंडर वाटर वाहन है, ठीक है, निराक्षी। इसी के साथ साथ आज का हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंस से रिलेटेड, वो है प्रबल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रबल भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, जिसकी अगर हम यहाँ पे रेंज देखें तो 50 मीटर है। प्रबल ध्यान रखिएगा भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। तो ये भारत की पहली जो है लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, जिसका नाम दोस्तों क्या है, प्रबल, और इसे अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। प्रबल को तैयार किसके द्वारा किया गया है, तो ये गवर्नमेंट ऑनरशिप, यानी कि ध्यान रखिएगा सरकारी प्रभुत्व में ये जो है कंपनी है जिसका नाम है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर, ठीक है, इसके द्वारा जो है इसे तैयार किया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये यूपी स्पेशल भी हो जाता है। प्रबल जो कि भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, और इसका जो डिजाइन किया गया है एक जो है सरकारी स्वामित्व की कंपनी है जो कि कानपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश की, जिसका नाम क्या है दोस्तों, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट डिजाइन, ठीक है, इंडिया लिमिटेड। ये ध्यान रखिएगा, ये वजन में काफी ज्यादा हल्की है, ठीक है, और ये लिखा जाए हल्के वजन वाली है। पॉइंट जो है 32 बोर रिवॉल्ट जो है, और इसकी अगर हम रेंज देखें तो ये 50 मीटर से ज्यादा दूरी तक जो है अपने लक्ष्य को क्या कर सकती है, भेज सकती है। तो ये इसकी लगभग 50 मीटर से अधिक की इसकी रेंज है, ठीक है। इसके अलावा इसकी क्या खासियत है दोस्तों, इसकी क्या विशेषता है, तो प्रबल ध्यान रखिएगा भारत में निर्मित होने वाली ये पहली रिवॉल्वर है दोस्तों, जिसमें जो है साइड स्विंग सिलेंडर भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो साइड स्विंग सिलेंडर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये इंडिया फर्स्ट रिवॉल्वर है विद, ठीक है, विद साइड स्विंग सिलेंडर। आप देख सकते हैं बैरल लेंथ इसकी क्या है, ओवरऑल लेंथ दिया है, रेंज दिया है, लाइट वेट है, काफी हल्के वेट की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो प्रबल क्या है, भारत की पहली, ठीक है, लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है।
और ये कानपुर स्थित कंपनी है दोस्तों, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसका नाम है प्रलय, सरफेस टू सरफेस। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय के बारे में बात करते हैं, जिसका नवंबर 2023 में उड़ीसा के जो है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे हम पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, तो अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है, जो है भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का, जो कि सरफेस टू सरफेस मार करने में सक्षम मिसाइल है दोस्तों, उसका सफलतापूर्वक क्या किया गया, परीक्षण किया गया। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है सरफेस टू एयर है या फिर सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका जो विकास किया गया, यानी कि इसको जो विकसित किया गया, वो डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगर हम बात करें इसके क्षमता के बारे में, इसकी रेंज के बारे में दोस्तों प्रलय मिसाइल की, तो ये 350 से लेकर के 500 किलोमीटर की कम दूरी तक सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और देखा जाए ये कम रेंज का इसका लाभ क्या है, चूंकि 350 से लेकर के लगभग 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो कम रेंज होने से, चूंकि इसे जो है भारत का और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, और जो पाकिस्तान और भारत और जो चाइना का बॉर्डर है, यानी कि जहां एलओसी है और जहां एलएसी है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है और जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे इसको तैनात किया जाएगा। तो कम रेंज है इसकी। हमने ये भी बात किया कि 350 से लेकर के 500 के बीच है, तो कम रेंज होने का फायदा क्या है कि जब सीमा के पास इसको तैनात किया जाएगा, तो जो दुश्मन के अड्डे ना, उनको बहुत ही कम समय में, ठीक है, इसको ये नष्ट कर सकता है। प्रलय की जो भार वहन क्षमता है वो 500 से लेकर के 1000 किलोग्राम तक की है, और ये ठोस ईंधन द्वारा ये संचालित होती है, और ये पृथ्वी रक्षा वाहन पर ये आधारित मिसाइल है। ठीक है, और जैसा कि हमने बात किया, भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वहीं भारत और चाइना के बीच में एलएसी है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे इस मिसाइल को, प्रलय को लॉन्च किया जाएगा। तो प्रलय के बारे में आपको रेंज पता होनी चाहिए दोस्तों, 350 से 500 किलोमीटर की रेंज है। दूसरी बात होनी चाहिए, क्या ये सतह से सतह या सतह से, ठीक है, आकाश है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है सतह से सतह, यानी कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है सफल। कहां से इसका परीक्षण किया गया, तो उड़ीसा के, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसे हम पहले किस नाम से जानते थे, व्हीलर द्वीप के नाम से हम इसे जानते थे। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये है निरीक्षक, जो कि भारतीय नौसेना का गोताखोर सहायता पोत है, इसका जो है प्रशिक्षण आयोजित किया गया। निरीक्षक, तो ध्यान रखिएगा भारतीय नौसेना का गोताखोर सहायता पोत है, ठीक है, प्रशिक्षण। तो भारतीय नौसेना का ये गोताखोर सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत है, जिसका नाम है आईएनएस निरीक्षण। इसको दोस्तों हाल ही में जो है एक गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास है, उसमें इसने भाग लिया, और ये जो अभ्यास आयोजित किया गया दोस्तों, वो त्रिंकोमाली, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया। तो आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास दोस्तों कहां आयोजित किया गया, तो त्रिंकोमाली, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया। और इसमें किसने भाग लिया दोस्तों, तो यहाँ पे जो एक पोत है, ठीक है, पनडुब्बी बचाव पोत है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है आईएनएस निरीक्षक, उसने भाग लिया। यह अभ्यास दोस्तों 15 से लेकर के 21 नवंबर के बीच में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया। और इस अभ्यास के तहत दोनों देश, यानी कि कौन कौन से, भारत और श्रीलंका के जो दोनों देश की नौसेना है, उनके जो गोताखोर टीम है, इन्होंने बंदरगाहों और समुद्र में, ठीक है, व्यापक रूप से गोते लगाए और एक तरीके से अभ्यास किया। अगर हम आईएनएस निरीक्षक के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में देखें, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आईएनएस निरीक्षक है, ये भारतीय नौसेना का एक गोताखोर पनडुब्बी, ठीक है, बचाव पोत है, और ये, ठीक है, डाइव सपोर्ट और पनडुब्बी बचाव जहाज है। दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया था वो 1985 में किया गया था, ठीक है, मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था, और 1995 की बात है, इसको जो है नौसेना में कमीशन किया गया था, यानी कि नौसेना में इसको शामिल किया गया था। यह पोत दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 डिप्थ सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल से लेस है, और इसमें एक साथ जो है 12 लोगों के साथ लगभग 300 मीटर तक के ले जाने में ये सक्षम है। ठीक है, कौन सी दोस्तों, आईएनएस निरीक्षक। आईएनएस निरीक्षक का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो जो संकटग्रस्त पनडुब्बियां होती हैं उनसे बचाव करना, और गोताखोर के जो प्रशिक्षण होते हैं उनको सुगम बनाना। ठीक है, ये इस आईएनएस निरीक्षक का विशेष उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया इस साल त्रिकोमाली में,
और यहाँ पे जो है आईएनएस निरीक्षक जो है इसमें भाग लिया और आईएनएस निरीक्षक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मार्क 5, ठीक है। यहाँ पे जो है बराक जिसे हम, ठीक है, ये जो कि एक इजराइल का अत्याधुनिक, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्ध टैंक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका हम मार्कोवा मार्क 5 नाम है, ठीक है, इसे हम बराक नाम से भी जानते हैं। तो इजराइल ने दोस्तों अपने अत्याधुनिक जो मुख्य युद्ध टैंक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है ये क्या है टैंक, जिसका नाम है मार्कोवा मार्क 5, इसका अनावरण किया है। और इसी को मार्कोवा मार्क 5 को हम बराक के नाम से भी जानते हैं, जो तकनीकी प्रगति और सैन्य क्षमता में एक महत्वपूर्ण लीप को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मार्कोवा मार्क 5 जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन का, ठीक है, टैंक है और इसका जो अनावरण किया गया वो इजराइल के द्वारा किया गया। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है बराक। अब आप मुझे बताएंगे बराक नदी के बारे में। दोस्तों बराक नदी, ठीक है, जो कि हमारे देश में किस क्षेत्र से, किस राज्य से होकर के निकलती है, कहाँ पे बहती है, आप मुझे बराक नदी के बारे में बताइए। और बराक नदी से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बराक टैंक के विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बराक टैंक के जो विकास किया गया, उस विकास में जो इजराइल के रक्षा मंत्रालय के बख्तरबंद वाहन निदेशालय है, आईडीएफ के ग्राउंड फोर्सेस है, आर्म्ड कॉर्प्स और यहाँ पे एल्बर्ट सिस्टम, राफेल और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की जो सहायक कंपनी जिसका नाम है एल्डा सहित कई इजरायली जो सहायक कंपनियां, उनके बीच में सहयोग जो है शामिल था इसको बनाने में, इसके विकास में, बराक टैंक को। और ध्यान रखिएगा इजराइल इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखिए इजराइल और हमास का वॉर जो चल रहा है उसके वजह से ये लोकेशन भी, ये पूरा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। कई बार मेडिटेरेनियन जो सी है उससे लगे हुए कंट्रीज के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है और इस साल में पूरी संभावना है वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगली बात दोस्तों हम बात करते हैं भारत ड्रोन शक्ति, जो कि एक, ठीक है, प्रदर्शनी है जिसका आयोजन किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों किया गया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का में जो वायु सेना स्टेशन है हिंडन, वहां पे किया गया। और ये जो भारत ड्रोन शक्ति जो प्रदर्शनी है, ठीक है, जो कि अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी है दोस्तों, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी, ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति, इसका आयोजन गाजियाबाद के, ठीक है, वायुसेना स्टेशन हिंडन में किया गया और ये सितंबर 2023 में आयोजित किया गया। ये 2 दिनों तक चलने वाला सम्मेलन था, यानी कि 25 से लेकर के 26 सितंबर के बीच में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में देश भर के लगभग 75 से अधिक जो ड्रोन स्टार्टअप है उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसे जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ये जो भारतीय वायुसेना है और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा मिलकर के जो है संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का, इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इस प्रदर्शनी के दौरान, चूंकि प्रदर्शनी थी, ये एग्जीबिशन था, तो यहाँ पे क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया विभिन्न तरह के ड्रोनों के। तो ड्रोनों को जो है विभिन्न सैन्य और नागरिक क्षेत्र में उपयोग के लिए जो है तैनात किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान ऐसे ड्रोनों को प्रदर्शित किया गया। इसका जो उद्घाटन से पहले बात करें, ड्रोन जो इस प्रदर्शनी का, ये जो भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी दोस्तों, इसके उद्घाटन के पहले जो है C-295 MWF परिवहन विमान को औपचारिक रूप से जो इंडियन एयरफोर्स है उस पे जो है शामिल किया गया था, ठीक है। किसे दोस्तों, तो ये C-295 MW परिवहन विमान को, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों इस प्रदर्शनी का, तो गाजियाबाद में किया गया, जो स्टेशन है वायुसेना स्टेशन हिंडन में। इसी के साथ साथ बात करते हैं ऑपरेशन चक्र 2, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में था दोस्तों। जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है यानी कि सीबीआई जो है दोस्तों, उसके द्वारा भारत में जो साइबर सक्षम जो वित्तीय अपराध है, ठीक है, संगठित रूप से, यानी कि कई सारे जो साइबर अपराधी मिल करके संगठित रूप से जो साइबर सक्षम वित्तीय अपराध जो करते हैं उनसे लड़ने के लिए, ठीक है, सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र का दूसरा चरण भी शुरू किया गया जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में था। तो यहाँ पे केंद्रीय जांच
ब्यूरो के द्वारा, साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन के साथ जो है राष्ट्रीय और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसियां उन सब ने मिलकर के एक संयुक्त रूप से जो अवैध कॉल सेंटर है, जो तकनीकी सहायता धोखाधड़ी है, उनके जो बुनियादी ढांचे हैं, जो ये लोग मिल करके जो साइबर सक्षम वित्तीय अपराध करते हैं उनसे निपटने के लिए और साथ ही साथ उनको नष्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन चक्र चलाया गया। अगर हम बात करते, चूंकि इस साल ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया था, इसके पहले अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने इंटरपोल, साथ ही साथ एफबीआई यानी कि जो ये आपका अमेरिका की, यूएसए की जो पुलिस एजेंसी है और कई देशों की जो पुलिस एजेंसी है वो सब मिल करके पिछले वर्ष यानी कि 2022 में ऑपरेशन जो है चक्र 1 चलाया था। और इस ऑपरेशन के दौरान जो कई सारे जो भारतीय राज्य हैं उनमें लगभग जो है 115 स्थानों पर जो है एक साथ लगातार साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क्स पर नकेल कसी गई थी, उनको पकड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन चक्र सीबीआई के द्वारा यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था। तो ये एजेंसी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी दोस्तों? केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई। ठीक है, तो ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है दोस्तों सीबीआई, और इसकी जो स्थापना आप देख सकते हैं कि 1963 में की गई थी। ठीक है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक समिति का गठन किया गया था दोस्तों, संथानम समिति। तो संथानम समिति जो है दोस्तों, जो कि भ्रष्टाचार पर, ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है गठित की गई थी, और इसी संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया था 1962 में। और ये ध्यान रखिएगा, कोई भी वैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि किसी भी संसद के विधि के द्वारा कोई विधि बना करके इस एजेंसी को नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ पे, ठीक है, एक अधिनियम है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, उसी के माध्यम से ये अपनी शक्तियों को क्या करती है, ये प्राप्त करती है सीबीआई। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्या ये एक वैधानिक निकाय या फिर संवैधानिक निकाय? नहीं, ये कोई भी जो है इस तरह का निकाय नहीं है। ये अपनी शक्तियों को, ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन चक्र के बारे में ध्यान रखिएगा, जो कि सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों उद्भव। उद्भव जो कि भारतीय सेना का एक प्रोजेक्ट है, और उद्भव के माध्यम से जो हमारी वर्तमान की जो आधुनिक प्रणालियां उनमें जो है, यानी कि जो वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए डिफेंस से रिलेटेड हमारी जो प्राचीन प्रणाली है, प्राचीन प्रणाली का भी इस्तेमाल करना, जो हमारी परंपरागत प्रणालियां रही हैं उनका जो है, उनके माध्यम से वर्तमान चुनौतियों से निपटना। और इसी के लिए भारत सरकार, यहाँ पे भारतीय सेना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है उद्भव। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री दोस्तों कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने देखा जाए तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दौरान, ठीक है, एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, उद्भव से तात्पर्य क्या? उत्पत्ति। तो प्रोजेक्ट उद्भव दोस्तों जो भारतीय सेना है और जो रक्षा सेवा थिंक टैंक है जिसका नाम है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके बीच का ये एक सहयोग है। ठीक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, अगली स्लाइड में भी इसके बारे में बताया गया है। तो उद्भव दोस्तों किसके किसके बीच में एक सहयोग है? तो भारतीय सेना और साथ ही साथ यहाँ पे, ठीक है, एक जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित एक थिंक टैंक है जिसका नाम है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, के बीच में ये एक सहयोग है। उद्भव, ठीक है दोस्तों, नाम से ही एक परियोजना है जिसका नाम देखिए क्या है, जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? उत्पत्ति से। ठीक है, उत्पत्ति से तात्पर्य, और ये हमारे देश में जो सदियों से चले आ रहे जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनमें निहित जो ज्ञान है उनको पहचानती, यानी कि जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे वेद है, जो हमारे पुराण है, जो उसमें जो हमारे तरीके से ज्ञान दिए हुए प्राचीन ज्ञान है, उनमें जो उनको निहित, ठीक है, उनको एक तरीके से निचोड़ निकाल करके उन ज्ञान का हमारे वर्तमान की चुनौतियों में किस तरीके से वो ज्ञान हमारे वर्तमान की चुनौतियों में सहायक सिद्ध होंगे, किस तरीके से वो वर्तमान की चुनौतियों से निपटने में हमारी सहायता करेंगे, उनका इस्तेमाल करना। ये पहल का उद्देश्य देखिए, जो सदियों पुराने, जो बहुत सदियों से हमारे समय में जो ज्ञान रहे हैं और जो समकालीन सैन्य शिक्षा, उनके बीच के अंतर को पाटना। ठीक है, इस परियोजना के बेसिकली उद्देश्य क्या है? ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है, तो जो आधुनिक सुरक्षा चुनौतियां हैं, ठीक है, उनसे निपटने के लिए जो हमारे अद्वितीय, ठीक है, जो समग्र दृष्टिकोण है उनको तैयार करते हुए जो समकालीन सैन्य प्रथाएं हैं उनके साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना, यानी कि जो वर्तमान में जो प्रथाएं,
ठीक है, जो समकालीन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निपटने के लिए ना सिर्फ हम आधुनिक ज्ञान का इस्तेमाल करें, बल्कि जो हमारे परंपरागत ज्ञान रहे, जो सदियों पुराने हमारे ज्ञान रहे हैं, जो हमारे ग्रंथों में निहित है, उनको निकाल करके वर्तमान की चुनौतियों से निपटने में उनका जो है उनको लाना। तो इसी उद्देश्य से दोस्तों रक्षा यहाँ पे भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे INS इम्फाल। दोस्तों प्रोजेक्ट 15B के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हम लोगों ने अपने क्लास के दौरान कई बार प्रोजेक्ट 15B के बारे में देखा था। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B की श्रेणी में, ठीक है, भारत का जो तीसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक पोत है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है INS इम्फाल, उसको जो है अभी हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो यहाँ पे मझगांव, ठीक है, डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा जो है निर्मित है प्रोजेक्ट 15B। तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट 15B जिसके तहत जो है यहाँ पे पोतों का निर्माण किया जा रहा है, पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। और इसके द्वारा जो तीसरी स्टील्थ डिस्ट्रॉयड जो है पोत है, जिसका मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जिसे बनाया गया है, ठीक है, INS इम्फाल, उसको जो है हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इम्फाल की विशेषताओं की दोस्तों बात करें तो इम्फाल दोस्तों एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, और ये पिछले दशक में जो है कमीशन किए गए जो कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक का अनुवर्ती है। ठीक है, जो पिछले दशक में जो हम लोगों ने कलकत्ता श्रेणी जो है प्रोजेक्ट 15A के तहत जो तैयार किया गया था, उसी का ये अनुवर्ती है दोस्तों। कौन? ये INS इम्फाल। भारतीय नौसेना का जो जहाज दोस्तों ये विशाखापट्टनम और मार्मागुआ, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और मार्मागुआ, ठीक है, के बाद अब अपनी श्रेणी में तीसरा जो है ये जहाज है, और पिछले 2 वर्षों में ये चालू किया गया था। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम और मार्मागुआ ये तीसरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाज है प्रोजेक्ट 15B के तहत, और ये पिछले 2 वर्षों में चालू किया गया था। इम्फाल को दोस्तों भारतीय जो नौसेना है उसके युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा, ठीक है, इसे डिजाइन किया गया था, और मुंबई के मेमस मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा इसे बनाया गया था। अगर हम इसकी बात करें, इसके अन्य विशेषताओं की बात करें, तो इस विस्थापन दोस्तों इसका 7400 टन है, इसकी कुल लंबाई 164 मीटर है, और अगर हम बात करें इसमें सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों, साथ ही साथ जो जहाज विरोधी मिसाइलें हैं और टारपीडो से सहित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से ये जहाज क्या है दोस्तों? ये टारपीडो लेस है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में। दोस्तों प्रोजेक्ट 15B के तहत हम 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को, ठीक है, बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल है? विशाखापट्टनम, ठीक है, बनाया गया, यहाँ पे विशाखापट्टनम को भी सौंपा गया है नौसेना को, मार्मागुआ को, इम्फाल को भी हाल फिलहाल में, और अगली जो विध्वंसक होगी दोस्तों वो होगी सूरत। हथियारों और सेंसरों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है, उन्नत स्टील सुविधाएं और उच्च स्वचालन अस्त्रों के साथ इन विध्वंसकों को दुनिया में देखा जाए सबसे अधिक जो है तकनीकी रूप से उन्नत माना जाता है। ये प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत जो विध्वंसक जहाज है दोस्तों, ये प्रशांत और हिंद और प्रशांत वाला जो क्षेत्र है, जो महासागर वाला क्षेत्र है, इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और एक तरीके से ये जो हमारी भारतीय नौसेना है उनको एक तरीके से ये शक्तिशाली बनाने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने गाइडेड मिसाइलों का जो है शामिल किया गया? कितने? 4, जिसमें से 3 को दिया जा चुका है नौसेना को। कौन कौन सा? विशाखापट्टनम है, मार्मागुआ है और इम्फाल है। अगली जो होगी वो कौन सी होगी? सूरत होगी। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिनके तहत ये जो है आप देख सकते हैं कौन कौन से जो है युद्धपोत है जिनको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 15A के तहत INS कोलकाता, जिसकी INS इम्फाल अनुवर्ती है, फिर INS कोची और INS चेन्नई, जो कि प्रोजेक्ट 15A के तहत है। वहीं प्रोजेक्ट 15B के तहत हम लोगों ने पहले ही देखा INS विशाखापट्टनम, INS मार्मागुआ, INS इम्फाल और INS सूरत। वहीं प्रोजेक्ट 17 के तहत INS शिवालिक है, INS सतपुड़ा है, INS सहाद्री है। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS नीलगिरी है, INS हिमगिरी है और INS उदयगिरी है। प्रोजेक्ट 28 के तहत INS कामोटी है, INS कदमत है और INS किल्टान है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी है दोस्तों? INS कलवरी है, INS खंडेरी है, INS करंज है। और 71 के तहत क्या है? INS विक्रांत है। और प्रोजेक्ट 15 के तहत क्या है? INS दिल्ली, INS मैसूर और INS
ठीक है, मुंबई। और लास्ट है हमारा प्रोजेक्ट 25A, जिसके तहत हम कौन सी देखते हैं यहाँ पे युद्धवंशक, तो यहाँ पे INS रंजीत, INS ज्योति और INS कुलिश। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाली स्लाइड है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बल्कि चार्ट बना करके अपने रूम में लगा लीजिएगा और इसको बार बार देखिएगा। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए और पूरी संभावना है फिर से पूछे जाने की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B के तहत INS इम्फाल को भी शामिल किया गया। आपसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 15B के तहत पहली कौन सी थी, ठीक है, विध्वंसक पोत, तो वो ध्यान रखिएगा INS विशाखापट्टनम। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइट, ठीक है, कॉर्बेट हेलीकॉप्टर, जिसको हम बोलते हैं भाई प्रचंड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कॉर्बेट नहीं, ये लाइट कॉम्बैट है, ठीक है। तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, जिसको डिजाइन किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, HAL के द्वारा इसको डिजाइन और बनाया गया है। और ये जो है भारतीय सेना ने, ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है दोस्तों प्रचंड, दिन और रात दोनों समय में 70 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर बुर्ज गन की, ठीक है, सफलतापूर्वक उद्घाटन फायरिंग की गई है। तो भारतीय सेना, और दिन और रात दोनों टाइम में। अगर हम इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की विशेषताओं के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा ये भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो कई सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने के उद्देश्य से जो है इस स्वदेश निर्मित यानी कि इंडिजिनसली पूरी तरीके से भारत में निर्मित बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड, और इसको विकसित किसके द्वारा किया गया, तो हिंदुस्तानिक एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हिंदुस्तान यानी कि HAL के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है। इसे रेगिस्तान और जो पहाड़ी इलाके हैं दोस्तों उनमें काम करने के लिए जो काम करने वाले भारतीय सशस्त्र बल हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर ये जो रेगिस्तान के क्षेत्रों में जो हमारे भारतीय सशस्त्र बल हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लगे जो भारतीय सशस्त्र बल हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार जो है इस प्रचंड को डिजाइन किया गया है। और इसकी जो है परिचालन मंजूरी 2017 में इस हेलीकॉप्टर को मिली थी। और अगर हम बात करें इसके अन्य विशेषताओं के बारे में, तो इसकी गति क्या है दोस्तों, तो 288 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये अधिकतम गति से उड़ सकता है। और इसका युद्धक दायरा, इसकी रेंज क्या है दोस्तों, तो ये 500 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। और ये जो है 21,000 फीट की सर्विस सीलिंग तक ये जा सकता है, ठीक है। कौन सा दोस्तों, तो ये प्रचंड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रचंड से भी रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहला जो है भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रूप से बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसी के साथ साथ अब बात करते दोस्तों मिनटमैन 3। मिनटमैन 3 क्या है जो हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो ये ध्यान रखिएगा ये एक टेस्ट फाइट, ठीक है, अनआर्म्ड मिनटमैन 3 है जिसको कंडक्ट किया गया है USA के द्वारा। तो संयुक्त जो राज्य अमेरिका की जो सेना है उसने अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए मिनटमैन 3 मिसाइल प्रक्षेपण किया है, ठीक है। तो परमाणु जो है क्षमता का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सेना के द्वारा इस मिनटमैन, ठीक है, 3 मिसाइल का जो है प्रक्षेपण किया गया। और इसके बात करें दोस्तों तो ये देश की रणनीतिक बचाव ताकतों का एक महत्वपूर्ण घटक है। और इसे वायुसेना के, ठीक है, किसके द्वारा इसको प्रबंधित किया गया, तो वहां की जो वायुसेना का जो ग्लोबल स्ट्राइक कमांड है दोस्तों उसके द्वारा इसको प्रबंधित किया जा रहा है, उसको मैनेज किया जा रहा है ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के द्वारा। ये जो मिनटमैन मिसाइल है दोस्तों, इस प्रणाली की जो शुरुआत किया गया था ये 1950 में किया गया था। ध्यान रखिएगा ये तीसरा संस्करण है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 1960 के दशक की शुरुआत में, ठीक है, पहला जो है मिनटमैन 1 का परीक्षण किया गया था, ठीक है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें दोस्तों, तो मिनटमैन जो कि एक अमेरिकी भूमि आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और ये एक रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो कि अंतर महाद्वीपीय रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करती है। तो यहाँ पे USA के द्वारा दोस्तों एक परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मिनटमैन 3 मिसाइल प्रक्षेपण किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान प्रतीक है जिसका नाम है दोस्तों रेगाटा। तो दोस्तों रेगाटा जो कि भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान है, ठीक है, और इसका जो कि आयोजन किया गया दोस्तों मुंबई में किया गया। तो भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौकायान जिसका नाम है रेगाटा,
इसको भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप जो कि 5 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक आयोजित की गई है मुंबई में, उसका आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन किया गया मुंबई के भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इसका आयोजन किया गया। और अगर हम बात करें, ये भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौका चैंपियनशिप है दोस्तों, रेगाटा, जिसका इस वर्ष आयोजन किया गया मुंबई में। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं प्रस्थान नामक एक 2 चरणीय अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय नौसेना ने दोस्तों जो विभिन्न रक्षा राज्य और नागरिक एजेंसियां हैं उनके सहयोग से मुंबई तट से, ठीक है, दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रस्थान नामक एक व्यापक 2 चरणीय अभ्यास का, ठीक है, आयोजन किया, संपन्न किया। अगर हम बात करते हैं ये जो प्रस्थान दोस्तों जो कि एक अपतटीय विकास क्षेत्र में जो आयोजित किया जाने वाला ये अभ्यास है, ये हर 6 माह पर आयोजित होता है। और ये तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न तरीके की अकस्मात जो घटनाएं होती हैं उनको संबोधित करने के उद्देश्य से, ठीक है, उपाय से और जो प्रक्रियाओं को मान्य और परिष्कृत करने के उद्देश्य से जो है इस अभ्यास नामक या जो प्रस्थान नामक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेगाटा, ठीक है, जिसका आयोजन यहाँ पे किया गया, मुंबई में किया गया। इसी के साथ साथ प्रस्थान नामक अभ्यास का भी आयोजन किया गया। बात करते हैं दोस्तों, पहली बार जो है रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। और ये पहली कंपनी कौन थी जिसे रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो है यहाँ पे मंजूरी मिली है? तो एक स्वीडिश कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है साप, ठीक है, यानी कि स्वीडिश कंपनी है साप। ये भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रक्षा क्षेत्र के जो उद्योग है उसको पंख देने के लिए, एक तरीके से उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार जो है भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% की एफडीआई की मंजूरी दी गई है। और ये जो स्वीडिश कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है साप, ये रक्षा परियोजना में भारत में पहला जो है 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ये जो कंपनी है दोस्तों ये हरियाणा में फैक्ट्री की स्थापना करेगी। तो यह मंजूरी है, हरियाणा में जो है फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए मंजूरी दी गई है। और ये फैक्ट्री दोस्तों किन किन चीजों का निर्माण करेगी? तो यहाँ पे एंटी टैंक, बंकर, कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट जो है, रॉकेट लॉन्चर, उसका ये कंपनी जो है निर्माण करेगी। साथ दोस्तों ये FFV इंडिया कार्ल गुस्ताफ M4 जो कि कंधे से दागे जाने वाली जो रॉकेट सिस्टम है उसका नवीनतम संस्करण का उत्पादन करेगी। और ये पहली बार है दोस्तों जब साप जो है स्वीडन से बाहर, चूंकि ये स्वीडिश कंपनी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश की कंपनी है, तो ये स्वीडन की कंपनी है। और ये जो है पहली बार अपने देश से बाहर निकल करके, यानी कि स्वीडन से बाहर निकल के किसी और देश में, ठीक है, ये कार्ल गुस्ताफ M4 जो कि एक कंधे से दागे जाने वाला रॉकेट सिस्टम है, इसका ये निर्माण करेगी। विनिर्माण संयंत्र कहां पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये हरियाणा में किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार रक्षा क्षेत्र में जो है 100% की एफडीआई की मंजूरी दी गई है। किस कंपनी को दिया गया है? साप को दिया गया है, जो कि कहाँ की कंपनी? स्वीडन की कंपनी है। कि अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित कर रही है? हरियाणा में कर रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं भाई सबसे ज्यादा जो इंडिया में यानी कि भारत में किन किन देशों से एफडीआई आता है। तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई का फ्लो है, जो स्रोत है, वो है सिंगापुर, जहां से 27 ठीक है लगभग 27% एफडीआई आता है। सेकंड नंबर पे जो एफडीआई आती है भारत में वो आती है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां से लगभग जो है 17.94% आता है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं मॉरिशस की, जहां पे 15.98% है। वहीं फोर्थ प्लेस पे दोस्तों नीदरलैंड है, जहां से 7.86% की एफडीआई इस बार आई। और लास्ट में हम देखते हैं 65 में स्विट्जरलैंड से। वहीं सबसे ज्यादा जो एफडीआई किन क्षेत्रों में आया है दोस्तों? तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो क्षेत्र है वहां पे लगभग 24% है। सेकंड प्लेस पे दोस्तों सेवा क्षेत्र है, ठीक है, लगभग जहां 12% एफडीआई है। ऑटोमोबाइल उद्योग जहां पे लगभग जो है 12% जो है एफडीआई यहाँ पे भी आई, लेकिन हमें 11 कुछ ही परसेंट का यहाँ पे हमें फर्क देखने को मिल रहा है। और हम चौथे स्थान पे देखते हैं ट्रेड में आती है। और फिर पांचवें स्थान पे विनिर्माण, जो निर्माण क्षेत्र है वहां पे जो एफडीआई आती है। अब किन राज्यों में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है दोस्तों इस साल? तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया है दोस्तों वो कर्नाटक में आया है। ठीक है, जो शीर्ष 5 गंतव्य राज्य है जहां पे एफडीआई आया है, तो पहले स्थान पे दोस्तों कर्नाटक है जहां पे 37.55% है।
सेकेंड प्लेस पे दोस्तों महाराष्ट्र है 26%। थर्ड प्लेस पे दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली 13%, फिर तमिलनाडु 5% और फिर हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में ही ये कंपनी स्थापित की जा रही है। एफडीआई होता क्या है दोस्तों, यानी कि प्रत्यक्ष विदेश निवेश होता क्या है, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, किसी देश की, मान लीजिए भारत के बाहर कोई देश है, अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कोई भी देश है, या फिर वो देश हो, उस देश के कोई व्यक्ति के द्वारा या फर्म के द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे देश में व्यावसायिक गतिविधियों यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, जहां पे उसको क्या हो सके, कुछ फायदा हो सके, तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज से किया गया जो निवेश होता है दोस्तों, जो किसी व्यक्ति के द्वारा या फर्म के द्वारा किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने एफडीआई से रिलेटेड सोर्स देखे भाई, किन क्षेत्रों में आता है, किस राज्य में आता है, उसे देखा गया। अगला दोस्तों जो चर्चा में है वो है बेली ब्रिज। बेली ब्रिज देखेंगे क्यों चर्चा में दोस्तों, तो ये भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान है दोस्तों ने देखा, जब बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ठीक है ऑर्गेनाइजेशन है ये देखा जाए, इसकी सहायता से जो उत्तरी सिक्किम है वहां पे क्षेत्र है दोस्तों जिसका नाम है चुंगथांग, वहां पे जो नदी है दोस्तों तिस्ता नदी, उस पर बेली ब्रिज को पूरा किया है। तो ध्यान रखिएगा, बेली ब्रिज दोस्तों तिस्ता नदी में बना है, किस राज्य में बना है, सिक्किम में बना है। चूंकि ये क्षेत्र काफी ज्यादा बाढ़ प्रभावित था, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वाहन जो आने जाने में काफी ज्यादा समस्या आती थी, लेकिन इस ब्रिज के बन जाने के बाद से, इस पुल के बन जाने के बाद से, जो एक तरीके से बाढ़ प्रभावित वाले जो क्षेत्र है वहां पे निर्बाध जो है आवाजाही हो सके, किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं रहेगी। राहत सामग्री के प्रावधान जो है उनका भी मार्ग प्रशस्त हो चुकेगा। ये जो 200 मीटर जो है फिट की ये बेली ब्रिज है, और ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, क्योंकि ये सबसे लंबा और सबसे भारी सिंगल स्पैन बेली ब्रिज है जिसे लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो बेली ब्रिज है जो कि चर्चा में थी, ये सिक्किम में बनी है, कौन सी नदी पे, तिस्ता नदी पे। अगला दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इग्ला 5 मैनपेट्स, रूस की मेन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है, मिसाइल प्रणाली है, रूस की मेन पोर्टेबल यानी कि कंधे पर रख करके इस मिसाइल से दागा जा सकता है दुश्मन देश की मिसाइल को, जिसका नाम है इग्ला 5। और इसकी जो है आपूर्ति के लिए एक समझौता हुआ है भारत और रूस के बीच में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भारत ने दोस्तों रूस को जो अपनी इग्ला एस है, ठीक है, तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की, ध्यान रखिएगा, ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये जो समझौता है दोस्तों, इस समझौते के मुताबिक देखा जाए रूस जो है वो भारत में इग्ला एस, ध्यान रखिएगा ये इग्ला 5 नहीं इग्ला एस कर दीजिएगा, इसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के घरेलू उत्पादन की भी अनुमति देता है। यानी कि ये जो इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, इसका उत्पादन अब घरेलू स्तर यानी कि भारत में भी किया जा सकता है, इसकी इजाजत रूस देता है। भारतीय सेना की कम्बैट ठीक है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रूस ने इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की एक बैच खरीदने की प्रक्रिया जो है चल रही है। इग्ला के बारे में दोस्तों बात करें तो ये मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली, यानी कि मानव जो है अपने कंधे पर रख करके इसको यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, और इसका उपयोग दुश्मन के विमानों और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने में जो है काफी ज्यादा ये सहायक होता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता अगर देखा जाए तो ये 5 से लेकर के 6 किलोमीटर तक है, और इसकी एक खासियत है कि इसे हाथ से दाग करके, ठीक है, दुश्मन के विमान को तबाह किया जाता है, यानी कि हाथ से पकड़ करके कंधे पर रख करके इससे जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे दागा जाता है, और इससे जो दुश्मन की हेलीकॉप्टर हो गई, विमान हो गई, उसको लगभग 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में उसको जो है दाग करके नीचे गिराया जा सकता है। इस जो है इग्ला एस जो कि ये रूस की मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो ये भी चर्चा में था, इसको जो है निर्मित करने के लिए, घरेलू स्तर पर निर्मित करने के लिए भारत और रूस के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों गैलेक्सी लीडर, जो कि जहाज है, ठीक है, भारत की मालवाहक जहाज है, जो कि तुर्की से भारत जा रही थी, और इसको यहाँ पे जो है इस जहाज को हुती विद्रोहियों ने जो है लाल सागर से
में हाईजैक कर लिया था। तो ये जो है गैलेक्सी लीडर्स है, ये चर्चा में था। तो तुर्की जा रहा है एक भारत का, ठीक है, मालवाहक जहाज है, तुर्की से जा रहा था भारत, ठीक है, गैलेक्सी लीडर। इस मालवाहक जहाज को यमन, ध्यान रखिएगा, हूती विद्रोही किस देश से संबंधित है? यमन के। और इन यमन के जो हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इस जहाज को हाईजैक कर लिया, जिसकी वजह से चर्चा में था। और इस जहाज पे विभिन्न देशों के लगभग 50 जो है चालक दल वो सदस्य सवार थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो तुर्की से जा रहा मालवाहक जहाज जिसका नाम है गैलेक्सी लीडर, उसको जो है यमन के जो हूती विद्रोही उन्होंने लाल सागर में इस जहाज को हाईजैक कर लिया। इसके बाद से ये चर्चा में था। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, गैलेक्सी लीडर। वहीं पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को राष्ट्रपति के द्वारा जो है कलर पुरस्कार दिया गया। तो कौन से जो है कॉलेज को इस साल राष्ट्रपति कलर पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे, महाराष्ट्र। तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को जो है प्रेसिडेंट कलर से जो है सम्मानित किया गया, कलर अवार्ड से। और ये जो अवार्ड दिया गया दोस्तों, वो राष्ट्रपति के द्वारा 1 दिसंबर को प्रदान किया गया। इस संस्था ने, यानी कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज जो है, इस संस्था ने सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा पेशेवरों को तैयार करने, राष्ट्र की जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें योगदान देने में जो इस कॉलेज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण से ये जो है उसकी भूमिकाओं को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति ने कलर पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रेसिडेंट कलर की बात करें दोस्तों, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं, इसे किसी भी जो सैन्य इकाई को दिया जाने वाला ये क्या है? एक सर्वोच्च सम्मान है। और प्रेसिडेंट कलर की जो स्थापना की गई थी वो 1951 में किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस साल जो राष्ट्रपति कलर पुरस्कार दिया गया वो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को दिया गया। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्यों चर्चा में है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों के लिए देश के प्रमुख थिंक टैंक है के रूप में 1860 में दोस्तों स्थापित किया गया था। किसे दोस्तों? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1870 में, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था। और इंडिया ने देखा जाए दोस्तों तो ये 21 से लेकर के 22 नवंबर को नई दिल्ली में वार्षिक यूएन फोरम की मेजबानी की। तो वार्षिक यूएन फोरम की दोस्तों मेजबानी किसने किया? तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किया। कहाँ पे ये जो है यूएन फोरम का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और इस यूएन फोरम का विषय क्या था? अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना, ये इसका, ठीक है, विषय था। फोरम का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो शांति अभियान चलाया जाता है, उन अभियानों में जो आईएचएल ढांचे को लागू करने की प्रायोजकता, सीमाओं पर एक इंटरैक्टिव बहुहितधारक चर्चा को बढ़ावा देना था। यह नागरिकों की सुरक्षा, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही, शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिका, अधिक प्रभावी संचालन के लिए प्रौद्योगिकी के एकीकरण जैसे समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करना, ये इसमें शामिल था। तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि चर्चा में था, क्योंकि इसके द्वारा, ठीक है, यहाँ पे यूएसआई का जो है एनुअल फोरम जो है यूएन फोरम का आयोजन किया गया, दिल्ली में किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग जो है इसकी थीम थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों ऑपरेशन 1027। अब बात करेंगे ऑपरेशन 1027 या फिर 1027 क्यों चर्चा में था। तो चूंकि म्यांमार में दोस्तों आपको पता है वहां पे सेना का शासन है, और वहां पे जो लोकतंत्र समर्थक फोर्सेस हैं, कुछ लोगों ने मिलकर के एक लोकतंत्र समर्थक फोर्स बनाया और उसने सेना के खिलाफ, जो वहां पे सत्ता में है, उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और इसका नाम रखा INS 1027। तो यहाँ पे जैसा कि भारत का पड़ोसी मुल्क है दोस्तों म्यांमार में एक बार फिर से हालत बिगड़ी और वहां के सेना और जुंटा विद्रोही दलों के बीच में क्या हुआ? लड़ाई चल रही है। जुंटा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे माने जो है जुंटा क्या है, वहां पे जो सैन्य शासन तानाशाही और निरंकुशता है, म्यांमार की मौजूदा सरकार को जुंटा शासन कहते हैं। तो वहां पे देखिए सैन्य तानाशाही, एक तरीके से सैन्य जो है शक्तियों ने वहां पर जो है अधिकार ले लिया है। वहां पे लोकतंत्र के जो शासन था आंग सान सू की के नेतृत्व में, उनको हटा करके सेना ने जो है अपना नेतृत्व कमान संभाल ली और उसी को जुंटा शासन कहते हैं। और इसी जुंटा शासन के खिलाफ कुछ विद्रोह, मतलब यहाँ पे जो लोकतंत्र समर्थक थे उन्होंने क्या किया? फोर्स बनाई, कुछ ग्रुप बनाया और सेना यहाँ पे जो इस जुंटा शासन है उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया।
वहां पे दोस्तों अगर हम बात करें म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था दोस्तों 2021 में, ठीक है। और वहां पे सेना में ने देखा जाए वहां की जो नेता थी जिनका नाम है आंग सान सू की, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, नजरबंद कर दिया और वहां पे सेना ने जो है तख्ता पलट कर लिया। अब वहां फिर से ठीक है लोकतंत्र का, ठीक है, जो समर्थक फोर्सेस हैं और सेना के बीच में जंग छिड़ी हुई है और लोकतंत्र समर्थक फोर्सेस ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम 1027 नाम दिया। ये 3 गुट कौन थे जिन्होंने ये जो है लोकतंत्र समर्थक फोर्सेस बनाई है? तो 27 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा, चूंकि 27 अक्टूबर ध्यान रखिएगा, अक्टूबर देखिए ये अक्टूबर है और ये 27, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम 1027 रखा गया है। तो म्यांमार की 3 विद्रोही गुट एक साथ आए जिनका नाम है अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये 3 गुट आपस में एक साथ आए और इन्होंने मिल करके 27 अक्टूबर को सेना के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और जिस कारण से इस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया 1027 रखा गया है। क्योंकि वहां की सेना ने इसके खिलाफ जो ऑपरेशन छेड़ा था वो 27 अक्टूबर को विद्रोह छेड़ा था, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया दोस्तों? ऑपरेशन 1027 रखा गया, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन 1027 क्यों चर्चा में दोस्तों? म्यांमार चूंकि पड़ोसी देश है, बहुत सारे इसके जो है क्रियात्मक जो गतिविधियां होंगी या फिर इसमें जो इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी देश है। भारत के हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से ये अपनी सीमा को साझा करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से, ठीक है। इस वजह से ये जो है म्यांमार में कुछ भी चीजें होंगी तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत जिसका नाम है MV एम्प्रेस, जो कि चेन्नई से श्रीलंका को रवाना किया गया, ठीक है। तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है MV एम्प्रेव, ठीक है, एम्प्रेस, ये ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जल मार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने दोस्तों जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत जिसका नाम है MV, ठीक है, एम्प्रेस, उसको हरी झंडी दिखाई यानी कि रवाना किया। और इस अवसर पर चेन्नई बंदरगाह पर 17.21 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। ये बात करें इस टर्मिनल की दोस्तों तो ये 2880 वर्ग किलोमीटर में फैला ये क्रूज टर्मिनल है और इसमें देखा 3000 की यात्रियों का ये मेजबानी कर सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है दोस्तों MV एम्प्रेस है, ठीक है। अगला है तापस अनआर्म व्हीकल, यानी कि मानव रहित हवाई व्हीकल, ठीक है, एरियल व्हीकल, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल जिसका नाम है दोस्तों तापस, और तापस BH-201, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये रुस्तम 2 के रूप में, ठीक है, ये अभी तक जो है 2016 तक रुस्तम 2 के रूप में कार्यरत था और इसको जो है स्वदेशी रूप से DRDO के द्वारा विकसित किया गया और तीनों सेनाओं के यानी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जो खुफिया, निगरानी और टोही भूमिकाओं के साथ परिस्थिति अनुसार लड़ाकू विमानों की भूमिका में है ये, ठीक है। इसे देखा जाए ये US प्रेडेटर ड्रोन है, उसी का ये भारतीय संस्करण है दोस्तों। कौन दोस्तों? तापस UAV। आइए इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय सेना और DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, ठीक है, उसने जो है तापस मानव रहित, ठीक है, यानी कि बिना मानव के मानव रहित हवाई वाहन की कमांड और नियंत्रण क्षमताओं को हस्तांतरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, ठीक है। तापस दोस्तों इसे तापस BH-1 यानी कि एरियल सर्विलांस बियॉन्ड, ठीक है, हेरोजाइन 201 के लिए टैक्टिकल एयर वन के नाम से भी जाना जाता है और इसे जो कि रुस्तम 2 के भी नाम से जाना जाता था। यह एक देखिए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस मानव रहित हवाई विमान है दोस्तों, ठीक है, मेल है ये ध्यान रखिएगा तापस। और इसके बारे में देखें दोस्तों तो इसे वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया दोस्तों। किससे? तापस को। ये तीनों सेनाओं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इन तीनों की खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग और टोही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तापस UV जो है दिन और रात, ध्यान रखिएगा, दिन में भी और रात दोनों ही स्थितियों में प्रभावी ढंग से ये काम कर सकता है दोस्तों। तापस जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि एक मानव रहित हवाई वाहन है जिसका निर्माण दोस्तों किया गया है DRDO के द्वारा, ठीक है।
डीआरडीओ और साथ में ध्यान रखिएगा वैमानिक विकास प्रतिष्ठान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो इसको शामिल किया गया है दोस्तों। तो एक तरीके से तीनों ही जो हमारी सेना है उनके लिए एक खुफिया निगरानी तंत्र की तरह ये कार्य करेगा और इसकी विशेषताओं को भी ध्यान रखेगा। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों ध्रुव, यानी कि इंटीग्रेटेड स्टिमुलेटर कॉम्प्लेक्स नौसेना के लिए। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जून 2023 में कोच्चि, ठीक है, केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसेना के कमान में एकीकृत स्टिमुलेटर जिसका नाम है ध्रुव, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार देखा जाए तो ये जो है इंटीग्रेटेड स्टिमुलेटर कॉम्प्लेक्स से स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक स्टिमुलेटर, यानी कि ऐसी मशीन जो प्रशिक्षण अनुसंधान के उद्देश्य से वांछित वातावरण के रूप में व्यवहार करती है, शामिल है, जो भारतीय नौसेना में व्यवहारिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण सुधार लाने में मददगार साबित होगी। ठीक है, यहाँ माफ करिएगा एक पॉइंट और है दोस्तों, ये देखिए ये 25 पॉइंट है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट। तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में हम बात करेंगे दुनिया के सेना की दृष्टि से जो शक्तिशाली देश है उनके बारे में। तो वैश्विक रक्षा से जुड़ी एक नजर रखने वाली कंपनी है दोस्तों, डेटा इकट्ठा करने वाली एक वेबसाइट है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर। दोस्तों उसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सेनाओं की सूची जारी किया और इस सूची में यह बताया, ग्लोबल फायर पावर में जो इंडेक्स है, ठीक है, इसमें यह बताया गया कि दुनिया में, ठीक है, ताकतवर सेनाओं के मामले में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पे है, वहीं रूस का स्थान दूसरा आता है और तीसरे स्थान पे चीन आता है और भारत का स्थान दोस्तों सूची में चौथा स्थान आता है। ठीक है, तो सैन्य ताकत के मामले में भारत का स्थान पूरी दुनिया में चौथा है। पहले स्थान पे ध्यान रखिएगा यूएसए, फिर रूस है, फिर चीन है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के पास जो है दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। और पिछले वर्ष की भी सूची में दोस्तों बात करें तो पिछले वर्ष भी भारत जो है वो चौथे स्थान पर ही था। ठीक है, तो क्या इस सूची में सिर्फ ताकतवर देशों को शामिल किया गया है? नहीं, इस सूची में देखा जाए कमजोर देशों को भी शामिल किया गया है। तो ग्लोबल फायर पावर में जो है जो जारी की गई इसमें, ठीक है, की ओर से जो जारी किया गया सैन्य ताकत सूची में दुनिया के सबसे कमजोर जो सैन्य बल है उनको भी शामिल किया गया और इसमें सबसे कमजोर जो सैन्य बल के मामले में देखा जाए भूटान है और आइसलैंड जो कि कमजोर सैन्य मामले में देखे गए हैं। इस वो जो है मूल्यांकन मिला है वो 60 से अधिक जो है कारकों पर किया गया। ठीक है, इनका जो मूल्यांकन किया गया है। तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो दुनिया की सबसे सारे जो शक्तिशाली सेना है वो अमेरिका की है। भारत का स्थान चौथे स्थान पे आता है, ये ध्यान रखेगा। और भारत का पड़ोसी मुल्क यानी कि भूटान, जिसने दुनिया को, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दिया, वहां पे देखा जाए सैन्य ताकत के मामले में वो सबसे कमजोर देखा जाता है। वैसे भी यहाँ पे इतनी शांति है, वो किससे क्या युद्ध करेगा मुझे नहीं लगता, काफी शांति प्रिय लोग हैं वहां के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आज का हमारा पॉइंट था। अगले सेशन में हम एक्सरसाइज देखेंगे, डिफेंस से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे और इस तरीके से डिफेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाई चुके हैं और इसी तरह आपका वन लाइनर भी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।